तो कैसे हो आप सब लोग। और एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे टॉपिक क्या है आज का हमारा सॉरी। जैसा कि बहुत लोगों ने क्वेरीज डाली हैं चैनल में कि मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है बिल्कुल भी, और परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, इंजन हीटअप हो रहा है। तो आज का मेरा टॉपिक है और इसमें यही बताने जा रहा हूँ आपको कि मैं जो सेटिंग बताऊंगा उससे आपकी गाड़ी का एवरेज भी बढ़ेगा बल्कि नहीं, बल्कि जो सबसे अच्छा एवरेज है वो मिलेगा और परफॉर्मेंस भी निकलेगा। जी हाँ। और बहुत से लोग सोचेंगे कि दोनों काम एक साथ नहीं होते, तो एक बात मैं आपको बता दूं, हीरो और होंडा की जितनी बाइक्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि सबसे जो बेस्ट आपका क्या कहते हैं फ्यूल जो ऑप्टिमम सेटिंग पर अगर है आपका, तो आपको परफॉर्मेंस भी सबसे पीक अच्छा मिलता है और एवरेज भी सबसे अच्छा मिलता है। दोनों चीज़ें साथ में मिलती हैं। और अगर आपको एक चीज़ इसमें मान करके चलिए आपको लग रहा है कि नहीं मिल रही है, तो ये आप समझ लीजिए, आप सोचिए कि नहीं मेरी गाड़ी अच्छी चल रही है, स्पीड पकड़ रही है, पिकअप अच्छा है, लेकिन एवरेज नहीं आ रहा, तो ये याद रखिए कि वो परफॉर्मेंस अगर मिल रहा है इस तरीके का, तो ये आप सोच लीजिए सेटिंग ऑप्टिमम है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको दोनों मिलना चाहिए, तब मान के चलिएगा कि सेटिंग ऑप्टिमम है आपकी। ठीक है। तो AFR सेटिंग अगर सही नहीं होती है तो उसके इश्यूज़ क्या क्या होते हैं वो सभी को पता है, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। पहला तो इश्यू सबसे पहला आपका होता है कि इंजन हीट करता है। ठीक। दूसरा एक चीज़ और बता दूं, अगर आपकी जो सेटिंग है वो रिच होती है बहुत ज़्यादा, तो इंजन हीट तब भी करता है, अगर लीन है तब भी इंजन हीट करेगा, दोनों में इंजन हीट करता है। बस एक पहचान ये होती है कि जब आपकी सेटिंग बहुत ज़्यादा रिच होती है तो स्मेल आती है, पेट्रोल की, इंजन ऑयल की स्मेल आएगी। और दूसरी चीज़, इंजन ऑयल जल्दी बर्न होगा। ठीक है। दूसरा, अगर सेटिंग लीन होती है आपकी तो इंजन ऑयल बर्न नहीं होता और स्मेल, ये दोनों चीज़ नहीं आएंगी। ठीक है। लेकिन लीन सेटिंग में क्या है, इंजन हीटअप होता है। रिच में सबसे ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलता है। इवन अगर होंडा की बाइक्स में सेटिंग लीन है आपकी, तो एक बार को परफॉर्मेंस हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ना मिले, इंजन भी थोड़ा हीट करे, लेकिन उतना नुकसान फिर भी लीन सेटिंग से नहीं होता जितना कि रिच से होता है। और रिच सेटिंग का अगर क्या कहते हैं सिनेरियो देखा जाए, तो मैकेनिक्स जो होते हैं वो गाड़ी में क्या करते हैं, 4 5 इतना रोटेशन खोल के रख देते हैं AFR में। ठीक है। तो अब आप सोचिए, जिस AFR सेटिंग को जितना होना चाहिए उससे ये कम से कम 8 टाइम्स 10 टाइम्स हैं, 6 टाइम्स 7 टाइम्स खोल करके रख देंगे, तो ये क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूल की बर्बादी और कुछ नहीं है। ठीक। नेक्स्ट चीज़ ला हम आते हैं, हमारे कार्बोरेटर में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऐसे कार्बोरेटर बहुत बड़ा है। ठीक है। हमारे कार्बोरेटर में मेन दो आपके जेट काम करते हैं। ठीक है। पायलट जेट होता है और मेन जेट होता है। जो पायलट जेट होता है, याद रखिएगा, ये 40-50 तक की स्पीड तक मुख्य रूप से काम करता है, और इसके बाद आपका मेन जेट जो है 40-50 से ऊपर 50 प्लस में ये मुख्य रूप से काम करता है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि मेन जेट 40-50 से स्पीड से नीचे नहीं काम करता, लेकिन हाँ पायलट जेट हमेशा काम करता है, 0 की स्पीड से ले करके जितनी टॉप है तब तक पायलट जो है काम करता है। तो पायलट जेट का ही जो फ्यूल जो सेटिंग है वो आपका सेट होती है AFR से। तो इस सेटिंग का क्या रोल है अब आप यहाँ से समझ लीजिए। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस चला जाएगा गाड़ी का। समझ रहे हैं। आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या होने लग जाएगी, इंजन हीट वगैरह तो मैंने बताया। इसके अलावा आपकी गाड़ी में क्या है, फ्लक्चुएशंस होने लग जाएगा। ठीक है। फ्लक्चुएट होने लग जाएगी इडल स्पीड आपकी। ठीक। गाड़ी बंद होगी, इंजन स्टॉप हो जाएगा आपका, ये आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। इंजन स्टॉप हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ये पायलट जेट की सही सेट ना होने की वजह से होती है। तो ये तो देखिए अब तक फंक्शन हम लोगों को समझ में आ गया कि हाँ
कैसे हमारा फंक्शन है काम करता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा थ्रॉटल होता है वो मेनली कंट्रोल करता है किसको, मेन जेट को। और पायलट जेट होता है ये ऑटोमेटिक अपना काम करता है जीरो से लेकर के आगे तक। और थ्रॉटल जो होता है हमारी गाड़ी में क्या है, ये जो मैं बेसिकली बता रहा हूँ ये याद रखिएगा, ये सीवी कार्बोरेटर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल थ्रॉटल आपका होता है मैनुअल वाला, ये उसके लिए नहीं है, क्योंकि एएफआर होता उसमें भी है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एएफआर सेट करने से काम नहीं चलता। उसमें आपको आरपीएम को लेकर के चलना पड़ता है, उस हिसाब से फ्यूल सेट हमारा हो पाता है। और क्योंकि उसमें आपका कोई ऑटोमेटिक थ्रॉटल नहीं होता है, तो ये मान करके चलिए कि उसमें पायलट्स जेट और मेन जेट का जो फंक्शन है वो मान करके चलिए बराबर का है, ठीक है। कोई कम ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि शुरू से ही आपका जैसे ही थ्रॉटल, कोई ऐसा तो है नहीं कि मान करके चलिए कि शुरू में ही फ्यूल पायलट जेट इतना दे रहा है कि 40-50 तक की स्पीड आराम से चल रही है, तो ऐसा होता नहीं। उसमें शुरू से ही दोनों काम करते हैं, तो वो सीन जो वो थोड़ा उसका आपका सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। फ़िलहाल हम पायलट सीवी कार्बोरेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली अपनी, कि आखिर ये आपका क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या। अब अच्छा, सॉल्यूशंस इसका क्या है, क्या इसकी सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ़िलहाल तो आप समझ गए कि आखिर कैसे काम करता है हमारा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायफ्राग्राम, ठीक है दोस्तों। अब अच्छा, डायफ्राग्राम एक टर्म है जो कि इस एक टेक्निकल प्रोसेस को इंडिकेट करता है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म जो कि वैक्यूम पे काम करता हो या किसी हवा के दबाव के बनने पे काम करता हो। तो डायफ्राग्राम सबसे ऊपर हमारे क्या कहते हैं उसमें लगा होता है, थ्रॉटल इससे अटैच होता है। जब आप थ्रॉटल एक्सीलेटर लेते हैं तो क्या है, जब हवा अंदर इंजन में, इंजन हवा को खींचता है, तो डायफ्राग्राम में क्या है, यहाँ पे निर्वात बनता है, यानी वैक्यूम बनता है। तो वैक्यूम की वजह से जो थ्रॉटल है अपने आप, डायफ्राग्राम जो है ये रबर का होता है, ये अपने आप स्क्वीज़ करता है और थ्रॉटल अप डाउन होता है। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर खींचते हैं प्रेशर बढ़ता है या घटता है, उसी हिसाब से थ्रॉटल अप डाउन होता है। तो ये डायफ्राग्राम हो गया। और डायफ्राग्राम आपका कंट्रोल क्या करता है, मेन जेट को, क्योंकि इसकी जो नीडल है वो मेन जेट में कुछ इस तरह से होती है। जैसे मान करके चलिए ये हमारा मेन जेट है, ठीक है, और ये डायफ्राग्राम से थ्रॉटल की नीडल आ रही है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये डायफ्राग्राम ऊपर जाता है, हमारी ये नीडल जो है वो ऊपर लिफ्ट करती है, और ये मेन जेट से जो होल्स होते हैं उसी हिसाब से फ्यूल जो है हमारे कार्बोरेटर में ज़्यादा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये हमें क्लियर हो गया कि आखिर ये सब जो है, इतना सब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये क्या कैसे होती है, क्या है, हमें क्या करना है। हमारे हाथ में कंट्रोल मेन जेट का नहीं है, उसका कंट्रोल भी होता है, थ्रॉटल पिन चाहो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। और मोस्टली कार्बोरेटर जो होते हैं आपके, मान करके चलिए मिकुनी वगैरह का है, केहिन का है, तो उसमें एक या दो स्ट्रैप होते हैं, बट उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सब फैक्ट्री सेटिंग होती है और वो बेस्ट जो सेटिंग होती है उस पर ही वो लोग सेट करते हैं। और आप चाहो तो करके देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा, पता तो चलेगा। और मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया, हो सकता है इन फ्यूचर मेरा भी कुछ दिमाग में घूम जाए तो मैं भी अपना ट्राई मार लूँ कि हाँ भाई कैसे क्या हो रहा है, दिमाग घूम जाए इन द सेंस मतलब स्ट्राइक कर जाए। तो ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे ये होगी आपकी। अब क्योंकि हमारा कंट्रोल क्या हमें करना है, पायलट जेट की सेटिंग हमें कैसे करनी है वो बताता हूँ। तो पायलट जेट के लिए देखिए एएफआर होता क्या है, आप लोग सभी इस स्क्रू से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मेरे और जो ओल्डर वीडियोज़ हैं उनमें मैंने इसके बारे में आप लोगों को दिखाया है। तो एक बार इससे और फैमिलियर हो लीजिए कि आखिर ये चीज़ किस तरह से आपका क्या करती है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका एक रबर वाशर है, ठीक है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे एक ये मेटल का वॉशर लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक। ये 3 पार्ट हो गए, सीक्वेंस आपको पता चल गया। इसको आप चाहो तो हटा दो तीनों चीज़ों को। और एक ये रबर का ओरिंग ऊपर लगा है, जिससे कि अंदर मतलब एक वो कहना चाहिए कि हवा ना जाए और इसका फंक्शन सही बना रहे। और इसकी नीडल दोस्तों आप देख लीजिए कितनी पॉइंटेड है। नीडल भी ध्यान देने वाली बात है कि ये नीडल बहुत ही छोटे से छोटे फ्रैक्शन में फ्यूल अमाउंट को कंट्रोल करती है।
तो ये नीडल भी आपकी जो है टाइम टाइम पे इसको ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए कि क्या पूरी तरीके से कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से कुछ इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें क्या कहते हैं डिफेक्ट आ गया हो। ठीक है, इससे भी बहुत कुछ कंट्रोल होता है। और एक बात और है, कम से कम 5000 किलोमीटर, 6000, 10,000 किलोमीटर में एक बार इस स्क्रू को निकाल के ज़रूर साफ़ कर लीजिए। हल्के हाथ से, सॉफ्ट ब्रश से, पेट्रोल से इसको साफ़ कर लीजिए। या इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा साफ़ करने में, हालांकि ये कंट्रोल फ्यूल को कर रहा है, ठीक है, बट ये क्या है कि फ्यूल इसमें कोई लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट इसमें प्रभाव में नहीं आता है। तो इसमें क्या है कि अगर फ्यूल से आप इसको ना साफ़ करिएगा, आप इसको सॉल्वेंट से साफ़ करिए, क्योंकि रबर की ओरिंग से ये डिस्टर्ब हो सकती हैं, समझ रहे हैं, इसमें दिक्कत आ सकती है। रबर फ्यूल से, पेट्रोल से निश्चित ख़राब होती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, आप अगर देखिएगा मार्केट में आपका एक प्रोडक्ट आता है, ये मोटल MC क्लीन करके प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक सॉल्वेंट जिस तरीके का यूज़ होता है, ये रबर को डैमेज नहीं करता है, ये याद रखिएगा। इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रबर, कोई भी रबर का पार्ट आप इससे क्लीन कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन किया जाता है मोटल MC केयर क्लीन को, जिससे कि जो ओरिंग, जो आपकी रबर वाली ओरिंग होती हैं चेन में आपकी, ठीक है, उनके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है, जिससे ओरिंग ख़राब ना करे चेन क्लीन करने में। तो कोई भी रबर पार्ट ये डैमेज नहीं करता। इवन जो डायफ्राग्राम वगैरह मुझे मैंने क्लीन किया है 1-2 बार, तो मैंने इसी मोटल MC क्लीन से किया है, इससे गड़बड़ नहीं करता। अगर आप डायफ्राग्राम को पेट्रोल से क्लीन कर देंगे तो रबर एक्सपेंड कर जाएगी, आपकी थ्रोटल जो है प्रॉब्लम करने लग जाएगी, फिर गाड़ी आपकी स्टार्टिंग ट्रबल करेगी, मतलब एक्सेलरेट करने में फ्लक्चुएट करेगी, एक्सेलेटर छोड़ेगी, ठीक है, नॉकिंग करेगी, और भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब आते हैं दोस्तों सेटिंग पे। यहाँ पे आपने मेरा एक चीज़ देखा होगा कि मैंने अपना टॉपिक दिया है कि 125 एंड 150 सीसी ऑल हीरो एंड होंडा बाइक्स हैं। अब क्योंकि कार्बोरेटर तो आपका CV कार्बोरेटर बजाज की बाइक्स में, यामाहा की बाइक्स में भी सेम लगा होता है, बट देखिए मेरी सेटिंग उसमें भी मान के चलिए 90% ज़रूर काम करेगी, लेकिन 100% क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ हीरो होंडा की बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग आपकी जो भी 125 सीसी है, होंडा शाइन वगैरह, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेटिंग करनी कैसे है। तो ये देखिए दोस्तों, ये FR स्क्रू आप देख रहे हैं, ठीक, इसका एक साइड मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है दिखाने के लिए कि आपको सेटिंग करनी कैसे है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्क्रू कार्बोरेटर में आपको जहाँ लगा है, मोस्टली आपको मिलेगा जिस साइड आपका गियर होता है, गियर जिस साइड पेडल होता है, आपको उस तरफ से कार्बोरेटर में देखने में स्क्रू दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, ठीक है, फ्लैट हेड वाला स्क्रू ड्राइवर इसको बोलते हैं, जो इसमें लगेगा। एक स्टार होता है, एक फ्लैट हेड होता है। फ्लैट हेड ले लीजिए और फ्लैट हेड इसमें लगा करके आपको उसको क्लॉकवाइज टाइट करना है, ऐसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज टाइट हो जाएगा। धीरे हाथ से करिएगा, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है ये। तो जब इसको टाइट करेंगे 1 लिमिट तक आते आते धीरे धीरे ये टाइट हो गया। सपोज़ करिए ऐसे टाइट हो गया ये। अब आपको क्या करना है, पहले 150 सीसी के लिए सुनिए, यानी हंक और आपकी होंडा यूनिकॉर्न और CBG एक्सट्रीम, इम्पल्स और आपकी 150 सीसी की जो भी बाइक्स हैं हीरो होंडा की, उनके लिए इसको आपको धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कितना घुमाना है? पूरा एक चक्कर घूम करके जिधर से स्क्रू चला था, क्योंकि मार्क हमने इसीलिए लगाया जिससे हमें पता लगे कितना चक्कर घूम गया है। तो जिधर से आप घुमाएंगे ये वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक चक्कर मतलब अगर आप समझते हैं तो 360 डिग्री हो गया। 360 को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री का एक पार्ट हो गया। अब हमें 360 डिग्री घुमाने के बाद इसको जो चौथा पार्ट हमारा बनता है, यानी 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री का जो पार्ट बनता है 90 डिग्री का, उसमें हमें 90 का भी हाफ यानी कि 45 डिग्री एंगल इसको वापस इसको ऐसे कर देना है, ठीक। ये आपका अप्रॉक्सीमेट अगर एंगल हम काउंट करेंगे तो 270 प्लस 45 डिग्री आप काउंट कर लीजिए कितना होता है,
ये अप्रोक्सीमेट बैठेगा आपका शायद 320 नहीं, ये एक मिनट, ये आपका हो गया 270 प्लस 45, हाँ 315 डिग्री दोस्तों ये हो गया। ठीक है, 315 डिग्री आपका ये आपको यहाँ से पूरा, मतलब अगर क्या कहते हैं आप शुरू से काउंट करेंगे यहाँ से, जहाँ मैंने बोला कि आपको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लोज कर रहे हैं, क्लोज पहले एंटी क्लॉकवाइज किया पूरा, ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो 315 डिग्री, या फिर एक चक्कर पूरा घुमा के वापस 1/8 जो रोटेशन है वो वापस कर देना है। और देखिए थोड़ा बहुत 19-20 ये फ़र्क आ सकता है कि किसी का मान करके चलिए कि 315 डिग्री घूम रहा है तो किसी का 300 पे सेट हो जाए, किसी का हो सकता है पूरा एक रोटेशन पे हो जाए। तो ये थोड़ा आपको मेहनत अपनी करके देखनी पड़ेगी कि किस में आपकी गाड़ी बढ़िया एकदम रिस्पांस दे रही है। और इसकी पहचान मैं बता दूं, जब आप आइडियल स्पीड आप सेट करेंगे, आइडियल स्पीड मैं बता दूं कितनी है। आइडियल स्पीड है आपकी हंग की 1400 RPM। ठीक है, ये हंग की आइडियल स्पीड है, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं, बाकी कोई कुछ भी बातें कर रहा हो, लेकिन यही है आपकी आइडियल स्पीड। ये अगर आप 1400 आप सेट करेंगे तो उस समय लाइट्स जो हैं आपकी बंद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लाइट ऑन है तो आपको 1300 पे सेट करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 19-20 अगर थोड़ा बहुत RPM अगर आपका फ्लक्चुएट करता है, 1500 हो जा रहा है, 1600 हो जा रहा है, या 1300-1200 हो जा रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा इस गाड़ी में नॉर्मल है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 125 सीसी पे। 125 सीसी गाड़ी जैसे होंडा शाइन वगैरह है, या हीरो की मान करके चलिए आपकी सुपर स्प्लेंडर हो गई, हीरो की ग्लैमर हो गई, CV कार्बोरेटर वाली, फ्यूल इंजेक्शन वाली नहीं, तो उसमें सेटिंग का क्या है कि सपोज़ करिए आपने इसको क्लॉकवाइज बंद किया और आपका स्क्रू आकर के जो है वो ऐसे रुक गया आपका। ठीक है, पूरा यहाँ पे क्लोज पोजीशन में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस स्क्रू को घुमाना है, जैसे ये स्क्रू है, इस स्क्रू को आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको चलिए 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 चलिए, ये आधा रोटेशन पूरा घूम गया, और आधा रोटेशन के बाद आपका ये, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर रोका था, आधे के बाद ये देखिए, आधे के बाद चौथाई और घुमाया। अब हमने जो 150 सीसी के लिए सेट किया था वो पूरा एक रोटेशन और चौथाई के बीच में यहाँ सेट किया था। अब इसको दोस्तों क्या करना है आपको, इसको और भी बारीकी से ध्यान रखिएगा कि ये 1/4 चक्कर इसका यहाँ पे 3/4 और 1/4 ये है, इसके बीच से भी इसको आधा करना है, यानी यहाँ करना है। समझ गए आप, यानी कि इसको आधा यहाँ पे खुला, आधे के बाद 1/4 थोड़ा सा और खोला यहाँ पे, और फिर जरा सा और लेफ़्ट पे घुमा देना। ठीक है, इतना करना है आपको, याद रखिएगा इतना। और ये आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ये CV कार्बोरेटर होता है तो इसमें स्क्रू के थोड़े बहुत मूवमेंट से भी 1/4 रोटेशन के भी आधे रोटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसको ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आपकी FR की हो गई 125 सीसी के लिए। और अगर एंगल की बात की जाए तो आप ये मान करके चलिए कि 180 और 90, ये 270 हो गया। 270 के बाद आपको मान करके चलिए लगभग 15 डिग्री और इसको थोड़ा सा 20 डिग्री थोड़ा सा टर्न और कर दीजिए जरा सा, बस इतने पे आपका सेट हो गया। और जो आपकी आइडियल स्पीड रहेगी, आइडियल स्पीड जो रहेगी आपकी इंजन की, वो अप्रोक्सीमेट रहेगी 1250 के आसपास, 125 सीसी। ठीक है, ये 1250 की स्पीड आप लोग सेट करेंगे। लाइट को ऑन करके नहीं, ये आप लोग करेंगे, हाँ लाइट को ऑन करके करेंगे आप लोग। ठीक है, लाइट को जब बंद करेंगे तो 50 RPM और लाइट को बढ़ जाएगा, 1300 आ जाएगा। या तो 1300 सेट कर लीजिए लाइट बंद करके, या लाइट ऑन करके 1250। ठीक, तो ये बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, जब आप इसको एक बार समझ जाएंगे। और हाँ, अगर आपको जैसे दोस्तों होता है कि कार्बोरेटर आपको लग रहा है गंदा है क्या है, तो उसका तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। आप इस स्क्रू को खोल लीजिए, पूरा बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ध्यान से सीक्वेंस मैंने बताया ही है, इसके कंपोनेंट्स याद रखिएगा। ये सारे कंपोनेंट फिर से देख लीजिए जो इसमें लगते हैं, सीक्वेंस आपने देख ही लिया है सारा का सारा। ठीक है, इस कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए, ये याद रख लीजिएगा।
तो इस स्क्रू को पूरा बाहर निकाल लीजिए और जो इस स्क्रू का होल होता है उस होल में मोटल MC क्लीन जो मैंने आपको बताया या कोई भी थ्रॉटल क्लीनर जो आता है उसको कम से कम 2-3-5 सेकंड तक स्प्रे अंदर कर दीजिए। थोड़ा बाहर आएगा तो आंखें बचा लीजिएगा, नहीं तो आँख में पड़ सकता है। धीरे धीरे, मतलब एक इकट्ठा मत करिए। जैसे एक बार स्प्रे मारा हल्का सा, फिर छोड़ा, फिर मारा 3-4 बार से मार के छोड़ दीजिए। इसके बाद इसको रीटाइट कर दीजिएगा, फ़र्क आपको ज़रूर पता चलेगा। ठीक है। और कार्बोरेटर जब क्लीन करना हो तो कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत ऐसे CV कार्बोरेटर्स में नहीं होती है। सिंपली क्या करिए, पीछे जो फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर से जो होज़ आता है उसको डिटैच कर लीजिए, गाड़ी को स्टार्ट करिए और जितने होल आपको दिख रहे हों उसमें धीरे धीरे नोज़ल से मारिए। गाड़ी हल्की डाउन होगी, एक्सीलेटर मतलब क्या कहते हैं लेते रहिएगा, क्योंकि गाड़ी बंद होएगी, बंद होने की कोशिश करेगी। आप एक्सीलेटर लेते रहेंगे तो बंद नहीं होगी। उससे क्या होगा, कार्बोरेटर से लेकर के पूरा फ्लश हो जाएगा, आपका कंबस्शन चैम्बर तक साफ़ हो जाएगा। ये आप मोटल MC क्लीन से भी कर सकते हैं और ये आप कर सकते हैं किसी भी थ्रॉटल क्लीनर से जो स्पेसिफिकली आपके कार्बोरेटर और थ्रॉटल क्लीन करने के लिए आता है, वो भी रबर को हार्म नहीं करता है। तो ये मेरा बहुत दिन से टॉपिक था दोस्तों, और ये आप समझ लो कि ये क्या कहते हैं, बहुत कम से कम सैकड़ों सेटिंग मैंने अपनी गाड़ी में ट्राई की होंगी हर तरीके की। उसके बाद जा कर के ये पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट निचोड़ जिसे कहते हैं आपके सामने है। और एक चीज़ और है, मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो 125 सीसी में 55 और 150 सीसी गाड़ी में, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन 48 से 55 तक का एवरेज सिटी में और यहाँ हाईवे पे 55 प्लस ये आपको मिलेगा। और इसमें 60 to 65 हाईवे पे आपको मिलेगा इस सेटिंग के बाद। ये मेरी गारंटी है पर्सनल। ठीक है, तो अब यही टॉपिक ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये ज़रूरी था पूरा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करना। तो आप ध्यान रखिएगा। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि अगर आपका इंजन हीट कर रहा है, फ्लक्चुएशन भी कर रही है, आइडियल स्पीड बहुत ज़्यादा कर रही है, थोड़ी बहुत तो देखिए मैंने यहाँ आपको बताई कि करेगी 1500 RPM, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा उठ जा रही है, एकदम से 3000 RPM पहुँच गई, एकदम से कहीं आ गई 1000 RPM, वो फ्लक्चुएशंस की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। और रिच सेटिंग की एक पहचान आपको और बता दे रहा हूँ कि ये भी आप समझ लीजिए, मुझे याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी सेटिंग बहुत रिच है तो हंक गाड़ी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास वही है, मैं औरों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप अपना चोक जो है वो आप सुबह मॉर्निंग में ऑन करते हैं, ठीक है, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग ऑन करते हैं, तो विद इन 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो RPM है वो 4000 प्लस चला जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो आपकी सेटिंग जानते हैं क्या है, इस पे आएगी, रिच पे। ठीक है। और अगर 4000 प्लस कर जा रहा है तो आपकी सेटिंग ठीक है, ये समझ लीजिए आप। और ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि ये होना चाहिए। ये जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी गाड़ी में किसी में नहीं होगा। अगर आपकी सेटिंग सही होगी तो 4000 RPM 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी का क्रॉस हो जाएगा, जब आप सुबेरे मॉर्निंग में स्टार्ट करके चोक खींच देंगे। एक्सीलेटर नहीं लेंगे, सिर्फ चोक पे गाड़ी स्टार्ट होगी, ये याद रख लीजिएगा। और दूसरा, रिच सेटिंग के मैंने आपको सिम्टम बता ही दिए हैं। गाड़ी का हीट करना, पेट्रोल ज़्यादा स्मेल करना, और बहुत ज़्यादा हीटिंग तो हो ही गई, रफ़ गाड़ी चलना, स्मूथनेस ना आना, एक्सेलरेट करेंगे तो पावर नहीं आती है। ठीक है। कार्बोरेटर आप स्पार्क प्लग खोलेंगे तो वो भी आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं स्पार्क प्लग से कैसे पता चलता है, तो देखिए अगर सेटिंग बहुत ज़्यादा रिच है तो भी स्पार्क प्लग हल्का डार्क ब्राउन मिलेगा आपको। ठीक है। तो हंक और होंडा की गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग है, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर सेटिंग सही है तो वो वाइट ही मिलेगा, समझ रहे हैं आप। वो ब्राउन और लाइट ब्राउन भी नहीं मिलेगा, वो एकदम वाइट मिलेगा आपको, अगर आपकी सेटिंग सही है। अगर हल्का लाइट ब्राउन भी है, समझ रहे हैं, तो ये मान करके चलिए या तो फ्यूल ख़राब है या आपकी सेटिंग थोड़ा रिच है, सही नहीं है। अगर लाइट ब्राउन भी होता है तो यानी आपका एकदम वाइट होना चाहिए दिखने में,
थोड़ा बहुत हल्का लेस वाइट कलर हो, हल्का सा धुंधला सा, तो कोई बात नहीं, लेकिन होना वाइट चाहिए, तब समझिए आपकी सेटिंग सही है। और का स्पार्क प्लग जो है आपको वो करना होता है क्लीन, 6000 किलोमीटर्स में एक बार क्लीन कर लिया करिए उसको, ठीक है। ये 6000 किलोमीटर्स मैक्सिमम है, 3000 पे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ है, ये आपका जनरल प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका एवरेज कभी डाउन नहीं होगा गाड़ी का, हमेशा गाड़ी का एवरेज बढ़िया रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और गाड़ी कभी भी आपकी बंद नहीं होगी। ये जो सेटिंग मैंने बताई है आपको, ये AFR की जो सेटिंग आपको टोटल मैंने बताई है, वो उसमें ये मान लीजिए आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, चलते चलते हमेशा अच्छी चलेगी, स्मूथनेस, और स्मूथनेस बहुत अच्छी फील होगी। इस AFR सेटिंग के बाद जो मैंने आपको पूरा बताया था अभी, इसको दिखा करके, उसमें आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, एवरेज देगी, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, सारे अच्छे जितने आपके एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे गारंटीड। तो ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, अब आप अपने आप ये सेट कर सकते हैं, होप सो। और आप क्या कहते हैं, और देखिए बाकी ये तीम झाम आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कि वो देखिए प्रोसीजर होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप गाड़ी का रेस बढ़ा रहे हैं फिर घटा के देख रहे हैं फिर क्या है क्या नहीं है। जब आपको मैं सीधा का सीधा रेडीमेड चीज़ बता रहा हूँ कि आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो उतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल है। गाड़ी आप अपनी खड़ी करिए, गाड़ी खड़ी करने के बाद AFR अपना जैसे मैंने बताया सेट करिए, थोड़ा गाड़ी को हिट कर लीजिए, इंजन RPM सेट कर लीजिए, बस काम खत्म। परफॉर्मेंस वाइज कोई इसमें फ़र्क नहीं आना है, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क है ही नहीं वैसे भी। वो जो तरीका होता है वो उन गाड़ियों के लिए होता है, मान करके चलिए कि जिनमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, और कुछ मान करके चलिए कि उनका जो प्रॉपर कार्बोरेटर वगैरह है या फिर और भी फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा मैनुअली देखना पड़ता है। जब आपकी गाड़ी फैक्ट्री फिटेड है, फैक्ट्री सेटिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एंड ईजी काम आपको करना है, ऐसे कर लीजिए बस हो गया। सीक्वेंस आपने देख ही लिया कैसे फिट करना है, सबसे पहले स्प्रिंग जाएगी, फिर ये मेटल वॉशर जाएगा, फिर ये रबर की ओरिंग जाएगी, ठीक है। ये ओरिंग इसमें फिट है, इसे निकालना नहीं है, ये इसी में फिट रहेगी। पेट्रोल से धोना नहीं है, ठीक, याद रखिएगा, पेट्रोल से नहीं धोना है। काय से धोना है, मोटल MC क्लीन से, या फिर कोई भी थ्रॉटल क्लीनर होगा उससे धो सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और इसका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिएगा, और फ्यूल भी आप लोगों का इससे बचेगा, 100% बचेगा। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना आप लोग दोस्तों, ये बहुत मान करके चलो, बहुत मेहनत के बाद ये सब चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं, इसके पीछे बहुत लंबा मतलब एक प्रोसीजर है, जाने कितनी तरीके की सेटिंग मैंने ट्राई की, सब तरह से ट्राई कर लिया, पूरा कार्बोरेटर का कोना कोना झाँक मारा कि हाँ किससे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरऑल फिर मैंने ये एक तरीके से पूरा काढ़ा बना के आप लोगों को दे रहा हूँ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम करेगा 101%, फीडबैक ज़रूर शेयर करेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा सर्विसिंग वाला ही आएगा, और 4 कॉइल चेंज होना था जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट वीडियो शायद उसका हो सकता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन राइड सेफ एंड राइड वेल, बाय बाय।